नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एंटीबायोटिक दवाओं के बेवजह इस्तेमाल पर सरकार ने एडवाइजरी जारी की। खासकर फ्लू में बगैर डॉक्टर की सलाह के लोग एंटीबायोटिक्स दवाएं ले रहे हैं। ऐसे में आईसीएमआर ने इसके धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात भी कही। इससे पहले भी कह चुका है, सरकार भी कह चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप डेटा देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स की सेल लगातार बढ़ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है, उसके बावजूद एंटीबायोटिक्स दवाओं की खपत बढ़ रही है, उनकी बिक्री बढ़ रही है। इसका बेवजह इस्तेमाल क्या क्या खतरे पैदा कर सकता है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से चर्चा करेंगे। WHO से लेकर तमाम एजेंसियां एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल को पूरी की पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बता चुके हैं। उसके बावजूद हम एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं छोड़ पा रहे, और क्या वाकई में बात बात पर एंटीबायोटिक्स लेना इतना जरूरी है? करेंगे इस खास मुद्दे के साथ पर चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या हर मर्ज का इलाज एंटीबायोटिक दवाएं हैं? नहीं, तो फिर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते चलन ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। इस पर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और इसके बेजा इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि जरूरत से ज्यादा और बगैर डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल सेहत को खतरे में डाल सकता है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फ्लू और कोविड के दौरान जिन दवाओं की बिक्री बढ़ी उनमें एंटीबायोटिक दवा ऑगमेंटिन मुख्य रही। इस साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में इसकी बिक्री में 115% की बढ़ोतरी रही। फरवरी में इसकी 80 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इस दौरान शुगर की दवा ग्लाइकोमेट जीपी की 64 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ 27% और सांस संबंधी दवा होराकोटा की 66 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ 36% का उछाल रहा। यानी लोगों ने फ्लू के दौरान इन दवाओं का खूब इस्तेमाल किया, जबकि सच्चाई ये है कि एंटीबायोटिक दवाएं वायरल की बजाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कारगर साबित होती है। दरअसल लोग वायरल फीवर में भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं। खासकर फ्लू में 3 से 4 दिन तक बुखार रहता है, लेकिन खांसी 2 से 3 हफ्ते तक बनी रह सकती है। ऐसे में आईसीएमआर ने डॉक्टरों को भी ऐसे मामलों में लोगों को एंटीबायोटिक्स देने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं आईएमए ने भी कहा कि जो लोग बीमारी को जाने बिना ही एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वह इन्हें लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बेजा और ज्यादा इस्तेमाल बॉडी के गुड बैक्टीरिया को मार देता है। इसके ज्यादा सेवन से रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके खतरे की बात करें तो एंटीबायोटिक्स दवाओं की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को सुपर बग में तब्दील कर रहा है। सुपर बग यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन पर कुछ समय बाद कोई दवा असर नहीं करती। खुद WHO भी कह चुका है कि एंटीबायोटिक दवाओं के बेवजह सेवन से निमोनिया, टीबी, पॉइजनिंग और गोनोरिया जैसी बीमारियों का इलाज कठिन होता जा रहा है। आईसीएमआर भी कह चुका है कि निमोनिया, सेप्टिसेमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा कार्बेपनेम अब बेअसर साबित हो चुकी है। WHO की माने तो एंटीबायोटिक दवाओं के बेजा इस्तेमाल से अगले 25 साल में तमाम एंटीबायोटिक्स दवाएं बेअसर साबित हो जाएंगी। एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। डायबिटीज, अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे रोगों के अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि आईबीडी पाचन तंत्र में सूजन से जुड़ा संक्रमण है। इसके तहत क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जितना हो सके एंटीबायोटिक दवाओं के बेजा इस्तेमाल से बचें, वरना आने वाले दिनों में ये दवाएं जरूरत पर काम नहीं करेंगी और बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है
कि एंटीबायोटिक दवाओं के बेवजह इस्तेमाल से मानव जीवन पर क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तेमाल बंद नहीं हो रहा है। क्या वजह है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व हेड हैं आईसीएमआर के। डॉक्टर गंगाखेडकर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय हैं, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में एम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जगन्नाथ शिंदे साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं AIOCD के, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के। बहुत बहुत स्वागत है शिंदे साहब आपका भी हमारी चर्चा। डॉक्टर गंगाखेडकर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ऐसी वजह क्या है सर? रिपीटेडली आईसीएमआर ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं, कई बार चिंता जाहिर की है, सरकार कह चुकी है, बावजूद कोविड के टाइम पर हमने देखा कि हायर एंटीबायोटिक सेल्स के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले थे, और बैक्टीरियल को इन्फेक्शन जो कोविड-19 के साथ मिला वो 10% भी नहीं था, और एंटीबायोटिक्स की सेल जो है वो 100%, 150%, 200% ज्यादा हो गई। तो ये कहां, ये इसकी वजह क्या मान रहे हैं सर आप? ये क्या हो रहा है? ये नहीं, कुछ चीजें मैं आपको बोलता हूँ ना, क्योंकि कोई भी जीवाणु रहे या विषाणु, अगर हमको उसके ऊपर कोई दवा देना है तो हमारे पास जीवाणु के खिलाफ, जो बैक्टीरियल आप जो बोल रहे हैं ना, उसके खिलाफ दवा पहले थी। और ज्यादातर बीमारियां जो थी वो जीवाणु से होती थी, और जीवाणु के होने की वजह से उसका खतरा सबको ज्यादा महसूस होता था। ये जो है, ये अभी ऐसे में हमको समझ में आ रही है। उसका एक कारण ये भी है कि उसके डायग्नोस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक किट्स जो होते हैं वो हमको समझ में, हमको उपलब्ध होते हैं, उससे हम आज डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। आमतौर पे जो दवाइयां हैं, आप वायरल, इसमें अगर हमने HIV या हर्पीस सिम्प्लेक्स ऐसे किस्म की अगर बीमारियां छोड़े तो आमतौर पे एंटीवायरल ड्रग्स इतने असरकारक नहीं होते, इसलिए लोग जनरली उसको इस्तेमाल करने का, उसको डेफिनेटिव इंडिकेशन ना रहे तो नहीं करेंगे। तो अभी क्या होता है, ये तो हमारा आम ये है कि अगर कुछ हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ऐसे लगा, बुखार बहुत तेज है ऐसे लगा, तो बहुत सारे बार लोग उसका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि जैसे नए नए एंटीबायोटिक्स आए उनका जो क्या बोलेंगे उसको, इतने ज्यादा ये जीवाणु के खिलाफ काम कर सकते हैं, उतना स्पेक्ट्रम उसका बढ़ाने की कोशिश हुई। अब सबसे बड़ा क्या होता है, मरीज भी जो आता है, मरीज ये सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द उसका इलाज होना चाहिए, और ये इलाज करते वक्त वो डॉक्टर की तरफ इसलिए देखता है कि डॉक्टर जो भी दवा देता है वो बड़ा डॉक्टर अगर है तो ज्यादा कीमत वाली देगा, और डॉक्टर के मन में ये होता है कि उसकी डिमांड है मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम के बैक्टीरिया का कवर करना है। तो ये थोड़ा सा एक विशियस साइकिल है। अभी हमको एक अच्छा मौका है ये एडवोकेसी करने में, क्योंकि लोग भी थोड़ा सुनेंगे कि वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ अगर हमारे पास दवा हो तो मैंने देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देने की मैंने करना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, डॉक्टर की दिक्कत यह है कि उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट सस्ती नहीं है कि जिसमें वो समझ पाए कि एंटीबायोटिक मैंने इस्तेमाल करना है, या अगर एंटीवायरल अगर जो कोई अगर उपलब्ध होगा तो वो इस्तेमाल करना चाहिए क्या। उसकी वजह से ये जेन्युइन एक किस्म का इश्यू है, और उसका हमको अच्छे ढंग से सोच के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम करना ये हमारे लिए, क्योंकि नए एंटीबायोटिक आना अगले कुछ साल में ये बहुत कठिन है, क्योंकि पिछला अगर हम हिस्ट्री देखें तो नए नए एंटीबायोटिक्स कम कम होते जा रहे हैं आना मार्केट में, और मार्केट में आए भी तो भी हर एक जन ऐसे किस्म की दवा इस्तेमाल करता है जो सारे के सारे जीवाणु के खिलाफ काम करने की ताकत रखता है, और उसका परिणाम ये होता है वो इंडिस्क्रिमिनेट यूज होने की वजह से ड्रग रेजिस्टेंस होने का डर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड की जिंदगी छोटी छोटी होते जा रही है। बिल्कुल सर, लेकिन अब सवाल ये उठता है, जैसा आपने भी कहा, एक चीज तो हमें समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर राय, क्या ये इतना मुश्किल है एक डॉक्टर के लिए ये डिस्टिंग्विश करना
एक वायरल को डिस्टिंग्विश करना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और तुरंत आनंद फानन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी जो है सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। सिद्धांततः तो हर डॉक्टर कहता है कि साहब एंटीबायोटिक्स ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ओवर द काउंटर तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उसका मिसयूज होना चाहिए। WHO भी कहता है कि जितने भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस इनएप्रोप्रिएट हैं। तो सब ये मानते हैं कि इनएप्रोप्रिएट हैं, फिर भी प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो क्या इतना जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर गंगा खेडकर, क्या इतना मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना एक वायरल को एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से? सर देखिए, जहां तक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ये है, इतना मुश्किल नहीं है। क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे, और उस समय जैसे इस समय अगर किसी को जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो वायरल है। अगर मेजॉरिटी 90% में वायरल है, मोर देन 90% कह सकते हैं हम, जो एविडेंसेस हैं, तो कौन सा हो सकता है? इन्फ्लुएंजा सर्कुलेशन में वह इन्फेक्शन हो गया इस समय H3N2 सर्कुलेशन में, या कोविड भी इस समय सर्कुलेशन में है, सार्स कोरोना वायरस 2 जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो हो सकता है। और जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर भी कह रहे थे, ये एंटीबायोटिक्स जो है हमारे बैक्टीरिया पे तो काम करते हैं, इन वायरल डिजीज पे कोई काम नहीं करता, उनका कोई रोल नहीं है। उनका नुकसान होता है, देखें, नुकसान होता है, इंडिविजुअल को नुकसान होता है, नेसेसरली एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद होता है। दूसरा जो है आपकी खुद की इम्यूनिटी प्रॉब्लम देती है। एंटीबायोटिक खाने से जो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है, पूरा पाचन सिस्टम जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए फिर हमें दूसरी दवा देनी पड़ती है। और जो सबसे बड़ा नुकसान समाज को होता है वह होता है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इंडिविजुअल के साथ साथ समाज को भी, क्योंकि हम कोई भी लेते रहते हैं एंटीबायोटिक, वह इस पे काम नहीं करता है किसी वायरस पे, लेकिन वह जो है, जो बैक्टीरिया है उनके लिए कम डोज, कम ड्यूरेशन तक हो गया, क्योंकि शरीर में कई तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, वो फिर उससे म्यूटेट होते रहते हैं, नए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। इसलिए अदरवाइज बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। जहां तक आपने पूछा कि डॉक्टर भी लिखते रहते हैं, जी हाँ, कई बार जो है वह 1-2% को कवर करने के लिए डॉक्टर्स भी, इवन क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड तो लिखते ही हैं, इवन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और ये जितने सर्वे हुए हैं, मुझे याद है पहली बार सर्वे इस कंट्री में हुआ था 97-98 में, फार्मास्यूटिकल इस पे जो है, चूंकि हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे कंट्री में, ऑलमोस्ट 2/3 प्रिस्क्रिप्शन में जो है पाए गए कि एंटीबायोटिक है। और ये नहीं कि सिर्फ टर्सरी लेवल की, जहां पे मान लीजिए एम्स जैसे हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, जो टर्सरी लेवल हॉस्पिटल है, वहां थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रिफर्ड केसेज आते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कम होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे कम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSC पे। उसमें ये पाया गया कि इवन प्राइमरी लेवल पे भी उतना ही प्रिस्क्रिप्शन है जितना टर्सरी लेवल पे है। कुछ जगहों पे तो इवन प्राइमरी लेवल पे ज्यादा था। तो ये दर्शाता है कि ये कंप्लीटली मिसयूज है। एब्सोल्युटली सर। और एक बड़ा डेटा है सर, कोविड के दौरान अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स थे अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, उनको एंटीबायोटिक्स दी गई। और जबकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें कि एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड होती हैं, उसके जब डेटा निकाले गए तो पता चला वो 10% भी नहीं है। तो जरूरत 10% से भी कम की थी, एंटीबायोटिक्स दे गई 75% मरीजों को। तो ये इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा डेटा है। मैं जरा शिंदे साहब के पास आना चाहूंगा। शिंदे साहब, ये बताइए, सरकार कहती है कि एंटीबायोटिक्स मत दीजिए, हमने तो कभी नहीं कहा। डॉक्टर्स कहते हैं साहब हमने भी नहीं दिए लिख के, कुछ कुछ केसेस में हमको दिखाई देते हैं। तो शक की सारी सुई जो घूमकर आती है वो आती है केमिस्ट पे। अब ऐसा लगता है आज हम उसका स्लग भी चला रहे हैं कि भैया जरा एंटीबायोटिक देना। ऐसा ये केमिस्ट पर आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ कमाई के लिए, कोई भी आ रहा है और उसके हाथ में वो थमा देते हैं एंटीबायोटिक। या इसमें कितनी सच्चाई है सर? कोई गाइडलाइन है क्या एंटीबायोटिक देने की? नहीं, देखिए कि दवाई, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो रवैया है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पर्ची लिखता है और वो केमिस्ट के पास आके दवाई लेता है।
आजकल जो मेन प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जैसे अभी भी राय साहब ने कहा कि अपने देश में नॉन क्वालिफाइड ज़्यादा एलोपैथी दवाई लिख रहा है। एलोपैथी, होम्योपैथी, बीआईएमएस, यूनानी, सद्दा, these are doctors, they are freely writing the antibiotic and their prescription is coming. Second thing, हमारे देश में अभी तक डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसकी ऑडिट नहीं होती है। और फिर हमने अगर देखोगे तो ये और जो मरीज है उनको भी जल्दी ठीक होना है, तो कभी कभी डॉक्टर को बोलते नहीं मुझे सुबह कल काम पे जाना है, मुझे आज के आज तैयार करो। तो इसलिए समटाइम डॉक्टर भी उसको एंटीबायोटिक ज़्यादा पावर की दे देती है। तो यहाँ केमिस्ट का रोल नहीं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक आज भी अपने देश में विदाउट पर्ची हम बेचते नहीं है केमिस्ट। लेकिन अभी आज केमिस्ट की दुकानें भी इतनी खुली हुई है कि इंस्टेड ऑफ प्रोफेशन ये भी धंधा बन गया है। तो अगर कोई चिट्ठी आती है तो दूसरा कोई भी ये भी चिट्ठी दवाइयाँ दे देता है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे आज यूरोप अमेरिका में एंटीबायोटिक इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है और टू मैनी ज़्यादा दुकानें हैं या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर है, कई क्वैक्स अपने देश में बड़े पैमाने पे है। नहीं चलिए सर, आपने एक तो स्वीकारोक्ति करी सर कि इसको धंधा बना दिया। देखिए, अगर आप केमिस्ट के दुकान में बैठकर धंधा कर रहे हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट लेना, कारोबार करना संवैधानिक अधिकार है सबका। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसको तो हम फिर भी पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में खास तौर से रूरल एरियाज में एक आदमी आता है, सिम्टम्स डॉक्टर को नहीं बताता है, वो फार्मासिस्ट को बताता है, दुकानदार में जो बैठा हुआ है वहां पर दवाई बेच रहा है उसको बताता है। और आरोप ये हैं और देखने में आया है कि वो तुरंत जो केमिस्ट है वो उठा के एंटीबायोटिक पकड़ा देता है। अब इस पर कौन लगाम लगाएगा सर? नहीं, ये गलत देखिए, ये गलत चीज है। अगर आप पूरे देश में रूरल देखोगे तो रूरल इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर बहुत कम है। अलावा सभी जगह में लगभग 500 वस्ती का भी जो अगर लोक संख्या का भी गांव है तो वहाँ अभी डॉक्टर है। ये बीआईएमएस है, कोई होम्यो है, कोई एलोपैथी है, अपना कोई यूनानी या सद्दा, दे आर मोर इन नंबर इन ऑल द माइक्रो इंडिया, दे आर राइटिंग द मेडिसिन एलोपैथी। और वहाँ डोज आप देखोगे तो घबर जाओगे। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं सर, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शिंदे सर, मैं तो राइटिंग में तो बोल रहा हूं कि जो डॉक्टर लिख के देते हैं उनको तो एक बार पकड़ भी लेंगे। आपने बड़ा अच्छा सजेशन भी दिया कि आप प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कीजिए, तो जिस दिन आएगा उस दिन पकड़ लेंगे। लेकिन जो खुलेआम ओवर द काउंटर जो केमिस्ट दे रहा है उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? ये गलत फहमी है। नहीं, देखिए ये गलत फहमी है। आज भी आपको मालूम है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट होगा या हमारी महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, हम लोग अभी ये फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग एवरी ईयर, एवरी मंथ ये कंटिन्यूस एजुकेशन शुरू है। अभी तो हमारा फार्मासिस्ट भी पेशेंट काउंसलिंग करने लगा है। तो ये इल्जाम सही नहीं है। और मेरे ख्याल से ज्यादा जो क्वैक बड़े हैं या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो ज्यादा पैमाने पे लिख रहे हैं, बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक का मिसयूज हो रहा है। एब्सोल्युटली सर। अब देखिए प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर आप केमिस्ट को पूछेंगे तो वो कहेंगे तो हम तो प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई लिखते हैं। डॉक्टर्स को पूछा जाए तो कहते हैं कि भाई लोग हैं जो ओवर द काउंटर जो है वो ले लेते हैं। और सरकार तो ऐसी स्थिति में, सरकार को तो इस स्थिति का असल में भान है भी या नहीं पता नहीं कि ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से आ रहे हैं। सेल्स के आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन सेल्स बढ़ कैसे रही है? ये डॉक्टर के जरिए बढ़ रही है या आदमी अपने आप ही ओवर द काउंटर ले रहा है? तो ये बड़ा प्रश्न, बड़ा थोड़ा सा जटिल है, लेकिन सुलझाने की कोशिश इसको भी करेंगे, क्योंकि प्री एमिनेंट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ कहा जा रहा है। संपूर्ण मानव जाति का समाप्ति हो जाएगी WHO के मुताबिक अगर हमने इसको काबू में नहीं किया। डॉक्टर गंगा खेडकर, तो सर फिर समाधान कैसे निकलेगा इसका? सरकार, ICMR तो एडवाइजरी पे एडवाइजरी जारी करते रहेंगे और हर कोई डिनायल मोड में रहेगा, तो कैसे इसका समाधान निकलेगा सर? समाधान निकल भी सकता है। एक तो डॉक्टर ने अगर सोचा कि मैं किसी को एंटीबायोटिक बुखार शुरू होने के बाद में, क्योंकि बुखार ये जनरली लक्षण रहता है कि जिसके खिलाफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होगा, तो बुखार शुरू होने के बाद में कम से कम 36 घंटा मैं रुकूंगा। पेशेंट की तरफ से हमने ये सोचना जरूरी है कि अगर उसने 36 घंटे के अंदर मैं गया, उसने मुझे एंटीबायोटिक नहीं दिया, तो ये डॉक्टर बराबर नहीं है। क्योंकि इसमें एक थ्रेट क्या होती है डॉक्टर को
कि हमारे यहाँ पॉलीफार्मेसी बहुत कॉमन है, यानी वो एक बार एक डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दूसरे दिन उसको वो बराबर नहीं दिखा कि उसका बुखार कम हुआ है, तो वो भाग के दूसरे डॉक्टर को जाके कंसल्ट करेगा। ये करना जरूरी नहीं है। ये डॉक्टर को, ये उन लोगों को भी, पेशेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, मरीजों को क्या बोलना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ना करें, मुझे ऐसी सबसे अच्छी दवा दो जिसकी वजह से मेरा पेशेंट अच्छा हो जाएगा, है ना। ये प्रेशर के अंदर जितना आपको आपकी पढ़ाई कम होगी, वो दबाव में आके उसको जितना अच्छी दवा करके मालूम होती है कोई एंटीबायोटिक की वो देता है, वो टालना जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट ये एक ढंग है, ये तो करना ही चाहिए। दूसरी बात, ये फार्मासिस्ट लोगों के पास जब वो जाते हैं तो हमको ये समझना है कि वो ओवर द काउंटर सेल ना करें, वो प्रिस्क्रिप्शन को देखें और उसके बाद में ही उसको सेल करें। हमारे यहाँ वो वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि वो प्रिस्क्रिप्शंस बराबर रखे जाते हैं या नहीं, ये सवाल जैसे हम रूरल एरियाज की तरफ जाएंगे तो वहां हमको ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हमको अगर सुधरना है तो एक तो कम से कम कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा प्रबंध लगाने की जरूरी है। जैसे लिनेजोलिड है, लिनेजोलिड ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है, जी हाँ। लेकिन वो आमतौर पे उपलब्ध होती है। ये सिर्फ लोगों को बोल के फर्क नहीं हो रहा है। तो जो डीसीजीआई है, डीसीजीआई ने भी कुछ ऐसे किस्म के रूल्स निकालना चाहिए जिससे इन किस्म की दवाइयां ये इस्तेमाल नहीं होगी और मरीजों को सही किस्म की दवा जब चाहिए जब ही दी जाएगी। एब्सोल्युटली। राय सर, कोई समाधान है भी या ये प्रश्न ऐसे ही रहेगा अब जिसका कोई उत्तर नहीं है? नहीं, देखिए मेडिकल एजुकेशन से लेके अभी आपने बताया था जगन्नाथ जी ने कि हम सीएमई कर रहे हैं, फार्मा लॉबी की भी, तो उनकी भी जो भी फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी कई बार, और स्पेशली अनक्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स, एक तो सीएमई की जरूरत है। ये जैसे आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है मैसेज को प्रोपगेट करने में, तो इस टाइप के अगर हम अवेयरनेस जनरेशन का कार्यक्रम करते रहें तो शायद लोगों को भी लगेगा कि नहीं अननेसेसरली एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। देखिए, ज्यादातर वायरल डिजीज जो है सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे इंक्लूडिंग कोविड, इन्फ्लुएंजा है, इनकी एक अवधि 5 से 7 दिन वह जो है उसके अंदर ही वो ठीक होगा और एंटीबायोटिक अननेसेसरली देने से नहीं होगा। तो ये लोगों को ये बार बार हमें मैसेज देना पड़ेगा कि 1-2% या मैक्सिमम अप टू 10% जो है वह होता है। दूसरा, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, वह यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होने के बाद कई बार शरीर कमजोर हो जाता है और उसके कारण से किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे यूजुअली थिक एक्सपेक्टोरेशन होने लगता है या खांसी बहुत लंबे समय तक रहती है, साथ में बलगम भी उसके साथ आने लगता है, ये सब। तो डॉक्टर कहेगा कि एंटीबायोटिक लेनी चाहिए कि नहीं, वह अगर सस्पेक्ट करता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब तो ठीक है। ऐसे अननेसेसरली खाने से वही होगा कि सुपर बग बनते रहेंगे, आईसीयू में पेशेंट एडमिट होता है, एंटीबायोटिक चेंज होते रहते हैं, हम कल्चर कराते रहते हैं। जी सर, मैं यहाँ पर आपको रोक के एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा और हम सब बार बार इस पर बार बार कहते हैं, अपने शोज के जरिए भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि जब तक डॉक्टर ने नहीं कहा तब तक आप एंटीबायोटिक मत लीजिए। अब सवाल यही है, आप लोगों से चर्चा करने के बाद बार बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को भी प्रॉपर जानकारी नहीं है, WHO भी कह रहा है कि प्रॉपर जानकारी नहीं है। डेटा बता रहा है 2000 से 2015 के बीच में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल 91% बढ़ा है और खास तौर से जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें तो 165% बढ़ा है। तो डॉक्टर तो लिख ही रहा है ना सर कि एंटीबायोटिक लेना है तब खाइए, तो फिर हम कैसे बोले एक आम आदमी को कि बिना डॉक्टरी सलाह के मत लो? डॉक्टरी सलाह भी तो एंटीबायोटिक की आ रही है। हाँ, देखिए, उसमें डॉक्टरी जो सलाह आती है, डॉक्टर कई तरह, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कंट्री में अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत हैं, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी लिखते हैं। जो हम लोग जिस सर्वे की मैं बात कर रहा था उसके बाद कई सर्वे हो चुके हैं, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी जो है अननेसेसरली 50% से 75% जो है अननेसेसरली एंटीबायोटिक लिखी जाती है। कई बार उसके सोशल कारण होते हैं, मेडिकल नहीं होते हैं। जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब बता रहे थे, मरीज चाहता है ठीक हो जाए, प्राइवेट में बैठे, डॉक्टर को फीस दिया, डॉक्टर को की महंगी दवा ज्यादा दे,
वह जो है अगर सिर्फ 20 पैसे की एक एंटी हिस्टामिनिक और एक पैरास्टामोल लिख दे जी 2 रुपए की और कोई 1000 फीस दे दे, तो कई बार मरीज को भी लगता है कि हम ठगे गए हैं कि मैंने तो 1000 रुपए फीस दिया है। तो और इन्होंने संक्षेप तो डॉक्टर राय, संक्षेप में ये इशू पब्लिक अवेयरनेस का है या डॉक्टर्स के अवेयरनेस का है? डॉक्टर को अवेयर करें या आम आदमी को अवेयर करें? आप डेफिनेटली आम आदमी अवेयर रहेगा तो वो प्रेशर नहीं देगा, और डॉक्टर के लिए सीएमई ये सब जरूरी है। ठीक सर। कुछ डॉक्टर्स के लिए, लेकिन जो हमारा अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं उनको, उनके लिए सीएमई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ी तादाद है एब्सोल्युटली इस देश सर, में। अग्री सर, हर अग्री सर, गांव तक उनकी पहुंच है, और इसलिए उनको हमें सीएमई टाइप देनी चाहिए। शिंदे सर, आप लोग तो वो लोग हैं जो आखिरी कड़ी है जहां से एंटीबायोटिक जिनके हाथ से जा रही है मरीज के हाथ में। कोई समाधान देख रहे हैं सर आप लोग, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर रहे हैं कि रोकथाम हो पाए? संक्षेप में। नहीं, यहाँ मेरे ख्याल से जैसे अभी कहा, हेल्थ एजुकेशन टू कॉमन मैन ये होना ही चाहिए। अगर हम अभी लोगों को हेल्थ के बारे में, दवा के बारे में, उसकी यूज मिसयूज बताना पड़ेगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन से काफी तकलीफ हो रही है, तो यहाँ हमारा एक कहना है। हेलो, जी हाँ सर। हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि हम तो फार्मासिस्ट को भी एजुकेशन देना चाहिए। देखिए, शेड्यूल दवाई के लिए H1N1 हमें रिकॉर्ड हम लोग रख रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक देते हैं आज हर एक केमिस्ट इसका रिकॉर्ड रख रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आज की चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने सजेशन दिया है प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे देखते हैं कैसे होगा। अब हमने हर चीज को तो देख लिया, सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से और केमिस्ट की तरफ से। अब जनता का कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो मैं अपनी तरफ से जनता को एक ही एडवाइस दे सकता हूं कि ये जो बात पे आप एक दूसरे को बोलते हैं, जुकाम लग गया, सर्दी लग गया, एंटीबायोटिक ले लीजिए, तो ये ज्ञान देना बंद करें, मौखिक रूप से भी और व्हाट्सएप के जरिए भी, क्योंकि आपका ये ज्ञान मानव जाति को कहां लेके जा रहा है उसके बारे में अगर डेटा हम आपको देंगे, प्रेडिक्शंस बताएंगे, तो शायद आप डर जाएंगे। तो इसलिए ये ज्ञान कृपया बंद करें, और ये एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किस तरीके से हो, WHO की गाइडलाइंस इसमें है, इस पर सब लोग मिलकर काम करें, तब शायद बात बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच सर। शिंदे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।